जरा सोचो, असली दुनिया में अचानक से कुछ अजीब से रिफ्ट्स खुल जाते हैं जहां से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। वही मॉन्स्टर्स जो एक फेमस वीआर गेम क्रॉनिकल्स ऑफ अर्काना के अंदर थे। लेकिन इन रिफ्ट्स को बंद करने का काम सिर्फ प्लेयर्स ही कर सकते हैं। वो लोग जो अपने इन गेम कैरेक्टर के रूप में अवेकन हो चुके हैं, सैम स्टैट्स और सैम स्किल्स के साथ। और तब एंट्री होती है ली होयोल की। पर उसका अवेकनिंग कूल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उसका अवतार वो था जो उसने अपने सबसे ऑकवर्ड मिडिल स्कूल फेज में बनाया था। क्रिंजी लुक्स, अजीब तरीके से बोलने का स्टाइल और फुल ऑन एम्बेरसिंग वाइब्स। अब सवाल यह है, क्या ये क्रिंज लॉर्ड बन पाएगा वो हीरो जिसे ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा जरूरत है? कहानी की शुरुआत होती है जब मेन कैरेक्टर आईने में देखता है और एक आदमी को देखता है। उसने पूछा, तुम कौन हो? आईने में जो लड़का था वो उसी जैसे दिख रहा था। उसने कहा, मेरा नाम लेहो यिल है। जो लड़का आईने के सामने खड़ा था उसने अपना नाम बताया, ग्रैंडल क्लाउडी अरुस रोमियो, और मैं एक महान क्लैन का वारिस हूं। हो यिल ने उसे परेशानी भरी नजर से देखा और सोचा, अब तो सब खत्म। उसे अपना पास्ट याद आया और उसने सोचा कि जैसे वो उस कैरेक्टर में बदल गया है जो उसने 12 साल पहले अपने मिडिल स्कूल के दूसरे साल में बनाया था। उसने याद किया कैसे उस कैरेक्टर का डिजाइन बनाया था और फिर जोर से हंसने लगा और फिर और ज्यादा जोर से हंसकर बोला, अब पूरा हुआ। ये उसका एक और नोबल वर्जन था। हो यिल ने निराश होकर सोचा कि ये तो वही कैरेक्टर है जो उसने 8th ग्रेड सिंड्रोम के असर में बनाया था। ये सब गेम हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ आरा की वजह से हुआ है। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम था जो किसी दूसरी दुनिया पर आधारित था। ये गेम कभी भी कम पॉपुलर नहीं हुआ जब तक बंद नहीं हुआ। ये गेम लेजेंड बन गया था। लेकिन जिस दिन ये बंद हुआ उसी दिन एक और खबर आई। कॉस्मो कंपनी के कुक गायब हो गए थे और उसी वक्त अर्काना गेम रियल लाइफ का हिस्सा बन गया। दुनिया भर में रिफ्ट से मॉन्स्टर्स आने लगे और इंसानियत खतरे में पड़ गई। लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ साथ कुछ लोग अपने गेम के कैरेक्टर्स के साथ सिंक हो गए। इन्हें बोला गया प्लेयर्स। प्लेयर्स के पास स्किल्स थी जिनके जरिए वो मॉन्स्टर्स से लड़ सकते थे। धीरे धीरे ये लोग दुनिया के हीरोज बन गए। हो यिल भी कभी प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अवेकनिंग के बाद भी वो फेमस नहीं हो पाएगा। एक वर्चुअल रियलिटी मशीन की कीमत 10 लाखों तक थी। किराए में भी लाखों लगते। उसके पिता ने कहा, मुझे लगा कम से कम तुम गेम तो खेल पाओगे। हो यिल ने सोचा, कितने बुरे पिता है ये। उसके पिता का बिजनेस फेल हो गया था। उसकी बहन जोर से बोली, पापा इतना मत रोइए, अगर गेम नहीं खेला तो क्या हुआ, सब समझते हैं। मां ने कहा, गलती मेरी थी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बहन फिर से जोर से बोली, पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? हो यिल ने सोचा, तभी समझा था कि दुनिया कितनी कठोर है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे अर्काना गेम छोड़ना पड़ा। अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो कभी छोड़ा ही नहीं होता। उसने गेम 1 साल भी ठीक से नहीं खेला था। उसकी स्टैट्स और लेवल बहुत खराब थे। अब जाकर उसका अवेकनिंग हुआ था। पर उस पागल स्कूल के वर्जन में रोमियो ने अपनी चाय का कप उठाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है। हो यिल ने उसे निराश होकर देखा और सोचा, ये तो मुझे पागल कर देगा। रोमियो उसका खुद का बनाया कैरेक्टर था जो उसने मिडिल स्कूल में बहुत सीरियसली बनाया था। उसका बैक स्टोरी था, ग्रैंडल एक महान परिवार का वारिस था, लेकिन सारे रिश्तेदार एक डीमन के हाथ मारे गए। सिर्फ वो बचा। ग्रैंडल ने बदला लेने के लिए डीमन हंटर बनने का फैसला लिया। ये कैरेक्टर इतना डार्क था कि हो यिल उसे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के रूप में मानता था। स्कूल में ये मजाक था, लेकिन अब एक शेम का सोर्स बन गया था। रोमियो बोला, कितना याद आता है मुझे सब। हो यिल ने सोचा, चुप हो जा, ऐसे अजीब बातें मत कर। उसने सोचा, कैसे ऑफिस जाऊंगा इस लुक के साथ? क्या सोसाइटी में रह भी पाऊंगा?
उसने सोचा कि बॉस आकर कहेगा, ये बाल इतने चमकीले क्यों? सेलिब्रिटी बनने का इरादा है क्या? फिर रोमियो ने कॉफी उस बॉस के मुंह पर फेंक दी। हो यिल ने चिंता भरी सोच में कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, केस हो जाएगा। रोमियो बोला, नोबल लोग किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। हो यिल हैरान था, मेरे विचार अलग क्यों बोल रहे हैं? क्या यही सिंक्रोनाइजेशन है? बाकी प्लेयर्स ने तो कहा था कि चेंजेस माइनर होते हैं, पर उसके साथ सब कुछ अलग था। ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। अब लग रहा था कि प्लेयर बनना पड़ेगा। पर 10 साल हो चुके थे, उसे कुछ याद ही नहीं था अरकाना के बारे में। रोमियो लैपटॉप लेकर बैठ गया और सोचा, थोड़ा नॉलेज तो लेना पड़ेगा। उसे प्लेयर का बेसिक नॉलेज भी नहीं था। हायरिंग रिफ्ट्स को क्लोज करने वाले लोग क्रॉस कमाते थे, पर यह सब इन्फो बेकार थी, क्योंकि डिफिकल्टी रिस्क होता है, पैसे से जान नहीं मिलती, इसलिए लालच नहीं करना। रोमियो ने गंभीर चेहरे से बोला, मैं तो समृद्धि का फल चख चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हो यिल ने सोचा, चलो पहले पता करते हैं डीमन हंटर्स क्या करते हैं। उसने देखा, सिर्फ 2 पेज ही मिल रहे हैं। वो हैरान हुआ, सिर्फ 2 पेज? डीमन हंटर्स कुछ करते ही नहीं क्या? उसमें भी बस न्यूज थी। एक न्यूज थी, एक्सन बेस कल रात गिर गया, एन सिटी के सारे डीमन हंटर्स मारे गए। हीलर फेडरेशन ने कहा, 30 तारीख को सुबह 3 बजे 152 लोग मारे गए, कोई भी नहीं बचा। हो यिल ने तस्वीरें देखी और हैरान रह गया, इतना बड़ा अटैक? उसने सोचा, ये वही इशन है क्या? सेक्रेड ग्राउंड का आखिरी शहर? इतनी कम इंफॉर्मेशन होने का मतलब यह नहीं कि डीमन हंटर्स कुछ नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि अब यह क्लास खत्म हो चुकी है। हो यिल ने सोचा, रेस्ट इन पीस डीमन हंटर्स। 10 साल पहले कोई भी ये क्लास चूज नहीं करता था। लो स्टैट्स, अजीब लेवलिंग और घटिया स्किल्स के कारण लोग इस क्लास को बेकार मानते थे। मॉन्स्टर हंट से लेवलिंग मुश्किल थी, क्वेस्ट से लेवल बढ़ता था, लेकिन डीमन हंटर सिर्फ डीमन से लड़ते थे, और वो भी सिर्फ क्वेस्ट्स में। ये क्लास किसी काम की नहीं समझी गई थी। लेकिन बैंकरप्ट होने और जॉब चेंज न कर पाना, दोनों में फर्क है। अब तो स्किल्स सिखाने वाला भी कोई नहीं बचा, सब मारे जा चुके हैं। क्या और इन्फो मिलेगी? न्यूज में लिखा था, अरकाना अपडेट 4.62 की लिस्ट। अब तो ब्रेड डिलीवरी मैन बनना भी मुश्किल हो गया है। क्या सोचा था? फिर वही करना पड़ रहा है। अगर उसने पहले से जाना होता तो वो डीमन हंटर ही बनता। तब एक यूजर ने चैट में लिखा, वो उन लोगों के लिए समझा रहा था जो नहीं जानते थे। डीमन हंटर्स डीमन से लड़ने में सबसे अच्छे होते हैं, जो इस अपडेट में जोड़े गए हैं। होयो ने मॉनिटर की तरफ चिंता भरी नजर से देखा और सोचा, क्या डीमंस अपडेट में जोड़े गए थे? साइट पर लिखा था, कॉन्टिनेंट ऑफ अरकाना का इतिहास, रियलिटी वर्जन 8.1 का अपडेट। अब मॉन्स्टर्स के बीच डीमंस भी दिखाई देते हैं। प्लेयर्स को होने वाले नुकसान बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि अब डीबफ्स, माइंड डिस्ट्रक्शन और पोजेशन जैसे प्रभाव भी हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम रैंकर्स को भी हो रही है जिनका लेवल 200 है। होयो ने सोचा, क्या सच में डीमंस अब असली दुनिया में आ चुके हैं? और डीमन हंटर्स ने इनसे निपटा क्यों नहीं? क्या वो आखिरी डीमन हंटर है? इशन के खत्म होने के बाद शायद उसे ही आगे आना चाहिए। 10 साल के गैप के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो वाले डीमंस फिर से दिखाई देंगे जिन्हें वो जानता था। इतने सालों में सब कुछ बदल सकता है। अगर हाई लेवल प्लेयर्स भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो कैसे करेगा? फिर उसे याद आया जब उसने बचपन में कहा था कि वो कमजोर है, लेकिन ग्रैंडल क्लाउडी अरी रोआर जैसे लोग ऐसे घटिया डीमन से डरकर नहीं भागते। ये उसका प्राइड है। कोई भी डीमोनिक टेम्पटेशंस, ट्रायल्स या धोखा ग्रैनल के महान प्राइड को नहीं तोड़ सकते। होयिल शांत हुआ और सोचा कि उसे ये करना चाहिए। रोमियो टेबल से उठा और बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। न्यूज होस्ट ने कहा कि डीमंस के साथ अपडेट आया है और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। रोमियो ने अपने सूट को ठीक किया और गंभीर चेहरे से कहा कि ये उनका सम्मान होगा
कि वो खुद उन्हें नर्क पहुंचाएगा। कई साल बीत चुके थे उस महाविनाश के बाद। कई चीजें खो गई थी, लेकिन लोग फिर से संभल गए। सड़कें फिर से जिंदा हो गई थी और सबने नई दुनिया को अपनाया था। लेकिन रोशनी के साथ साथ हमेशा अंधकार भी रहता है। लोगों की नकारात्मक भावनाएं जो अब फिर से एक जगह इकट्ठा हो गई थी, डीमंस के लिए एक बढ़िया खाना बन गई थी। कुछ समय बाद एक लड़के ने अपने फोन में समय देखा और कहा कि आखिरी सदस्य लेट है। अभी भी तय समय से 1 मिनट बाकी था। उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वो ग्रुप का नेता था, एक टैंक जिसका नाम था CH मैन। रोमियो की तरफ उसका ध्यान गया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने शांत भाव से कहा कि लगता है सब इकट्ठा हो चुके हैं। चोल मिन ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा कि सब ध्यान दे, ये हमारे आखिरी सदस्य हैं। वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। उसने अपना नाम बताया और कहा कि वो ग्रुप का लीडर है। मिलकर अच्छा लगा। हो येल ने चारों ओर देखा और कहा कि मिलकर अच्छा लगा। तभी उसका ध्यान पास में हो रही एक चीज पर गया। उसने सोचा कि ये रिफ्ट है। अब उसे समझ आया कि प्लेयर्स इसे कैसे देखते हैं। साधारण लोग रिफ्ट से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अगर उसकी अवेकनिंग नहीं हुई होती तो वो भी ऐसा ही होता। एक सिस्टम विंडो उसके सामने आई जिसमें लिखा था, ये NS का अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है। सूटेबल लेवल्स 35 से 40 तक है और डिस्ट्रक्शन रेट 19.8% है। हो इयो ने देखा और सोचा कि ये जगह लेवल 35 से 40 के प्लेयर्स के लिए ठीक है। उसका लेवल 55 है, इसलिए उसके लिए ये अच्छा है। जब उसने और जानकारी देखी तो पता चला कि एवरेज लेवल रिफ्ट अटैकर्स का 200 होता है। उसके लिए अभी सपने देखने का भी समय नहीं है। उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अच्छा था कि हर कोई हाई लेवल प्लेयर नहीं बना, इसलिए उसे एक सही पार्टी मिल गई। पार्टी की अटैक विजर्ड मेंबर सो जोंग यू ने मुस्कुराकर कहा कि उसे साथ काम करके खुशी होगी। मेली अटैकर चोई जैंग हू ने कहा कि उसे भी अच्छा लगेगा। मेली टैंक संग लुक चुपचाप उनके बगल में खड़ा रहा। चमन ने कहा कि डिस्ट्रक्शन के लेवल को देखकर लगता है कि दूसरी ग्रुप पहले से अंदर है। अब कुछ तैयारी के बाद उन्हें भी अंदर जाना होगा। अब 5 मिनट में वे लोग अंदर जाने वाले हैं। हो यो ने गंभीर एक्सप्रेशन से सिस्टम विंडो को देखा जिसमें डिस्ट्रक्शन का प्रतिशत दिखाया गया था। जब डिस्ट्रक्शन 100% तक पहुंच जाता है तो मॉन्स्टर्स रिफ्ट से निकलकर असली दुनिया में घुस जाते हैं। प्लेयर्स ही उन्हें रोक सकते हैं। सिर्फ वही इस टाइम बॉम्ब को रोक सकते हैं। चमन ने बाकी ग्रुप का ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई और पूछा, क्या सब तैयार है? सब ने हाँ कहा। हो यो ने सोचा कि सब कितने फ्रेंडली हैं। उसे भी कुछ कहना चाहिए। 3 बहनों वाले परिवार में वो रोज की लड़ाइयों से बचकर बड़ा हुआ है। उसकी बहनें हैं उनाई, चिऊ और यिम। उसने सोचा कि उसे किसी को चीयर अप करना आता है। उसने शांत एक्सप्रेशन से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब वो साथ है। हो यिल अपने कैरेक्टर की बातों से बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचा कि वो बोल क्या रहा है। सबने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और पूछा, सबको पता है ना नीस क्या है? ऑफ कोर्स, उसने पहले उनसे लड़ाई की है। अगर सावधानी से चले तो आसान होगा। हो ने बहुत ही असंतुष्ट एक्सप्रेशन से सोचा कि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उन्होंने नीस का अंडरग्राउंड स्टोरेज यानी फूड वेयरहाउस में प्रवेश कर लिया है। जोंग यान ने थोड़ी चिंता के साथ कहा कि उसे कहीं भी मॉन्स्टर्स नजर नहीं आ रहे। चमन को कुछ याद आया और उसने कहा कि एक और ग्रुप पहले से अंदर गई है। उसने सबकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा कि चिंता की बात नहीं, अगर वे दूसरा रास्ता चुनते हैं तो उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। प्लेयर्स ने उस पर विश्वास जताया और कहा, चलो फिर, अब उन्हें कुछ नोल मारने हैं। हो येल ने गंभीर एक्सप्रेशन से देखा और सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सब नीचे के फ्लोर पर गए। चमन ने कहा कि उसने 70 मीटर दूर नोज देखे हैं। अब उन्हें बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बाकियों ने कहा कि वो तैयार है। वो मुस्कुराते हुए आगे भागा और बोला, चलो फिर हमला करते हैं।
यंग हू भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागा और जोर से बोला, रुको, मैं भी आ रहा हूं। हो यो ने शांत एक्सप्रेशन से देखा और सोचा, एक फुल टैंक, 2 मेली अटैकर्स और एक अटैकिंग विजर्ड है। ये कॉम्बिनेशन आम है, लेकिन ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि और मॉन्स्टर्स को आकर्षित करता है। अटैकिंग टैंक को पूरी तरह डिफेंसिव मोड में जाना चाहिए और विजर्ड मेन डैमेज दे। क्या अब ऐसे ही शिकार करते हैं? वो तो वैसे भी बेकार है, तो ये उसका मामला नहीं। यू यान ने कहा कि स्टैमिना बफ का कूल डाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यंग हो ने मुस्कुराकर कहा कि थोड़ा धीरे चलो, न्यू प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं। हो यो ने अपना इन्वेंट्री खोला और सोचा कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा हथियार नहीं होना। उसे तब तक लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कोई सही चीज न मिले। उसी वक्त साइड में खड़े मॉन्स्टर्स ने उस पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। होएल ने उनकी तरफ देखा और देखा कि अंधेरे में नीस का एक बड़ा झुंड खड़ा है। ये सारे मॉन्स्टर्स ग्रुप की तरफ भागने लगे और उसने जोर से कहा कि पिलर के पीछे एक घात थी। सब लोग तुरंत मुड़े उस भीड़ की तरफ जो राक्षसों की थी। सुनूक ने जोर से कहा, यह बहुत ज्यादा है, मैं सबको कवर नहीं कर सकता। यूंग हन, जो अपनी तलवार से हमले रोक रहा था, उसके चेहरे पर एक तीर लग गया। उसने चोमिन की तरफ देखा जो उनसे दूर जा रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? वो और कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने जोर से कहा, सावधान। यूंग हन ने तुरंत पीछे देखा और देखा कि एक राक्षस उस पर हमला करने वाला था। तभी किसी ने तीर चलाकर उस राक्षस को मार गिराया। यूंग हन बहुत हैरान हुआ। हो येल उसके पास खड़ा था, हाथ में धनुष लिए। उसने शांत चेहरा बनाए कहा, इन जंगली कुत्तों को ठीक से सिखाना जरूरी है। मैं ज्यादा ऐसा नहीं करता, पर कभी कभी कोड़ा जरूरी हो जाता है। यूंग हन शर्मिंदा हो गया और बोला, थैंक यू, पर तुम इतना अजीब क्यों बोल रहे हो? हो यो ने नाखुश होकर सोचा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। सुनूक अब भी लड़ाई कर रहा था और जोर से बोला, पीछे की लाइन मूव करें, मैं भी मिस कर रहा हूं। युन युन ने डरे हुए चेहरे से कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। हो यो ने धनुष ताना और कहा, शांत रहो, जो भी राक्षस तोड़कर आ जाए मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज करो, चाहे टाइम ज्यादा लगे। युन युन ने हाँ कहा। हो यो ने तीर चलाया और सामने दौड़ते राक्षस को गिरा दिया। युंग हन ने जोर से पूछा, और कितना इंतजार करना होगा? युन युन ने जोर से कहा, मैं ऑलमोस्ट डन हूं। उसने फायर एरो स्किल यूज की और बोली, मैं तैयार हूं, सब हट जाओ। उसने बहुत सारी फायरबॉल छोड़ी जो पार्टी के मेंबर्स के पास से गुजरी। इस हमले से एक जबरदस्त मैजिकल एक्सप्लोजन हुआ। युंग हन ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और पूछा, क्या ये काम किया? युन युन ने थके हुए चेहरे से पूछा, तुम ठीक हो? हो यो ने शांत चेहरा बनाए कहा, मैं ठीक हूं, तुम दूसरों का ध्यान रखो। वो बाकी ग्रुप के पास चली गई और हो यो चुपचाप जलते हुए राक्षसों की लाशों को देखने लगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे एक महंगी सिल्वर एरो मिली है। उसने सोचा, क्या मैं तीर वापस ले सकता हूं? युन युन ने उसे एक हीलिंग पोशन की बोतल दी और कहा, जल्दी पी लो, आगे और राक्षस आ सकते हैं। सुनूक जमीन पर बैठ गया, पोशन पिया और बोला, थैंक यू। युंग हन ने चोमिन की तरफ गुस्से से देखा और पास जाकर जोर से पूछा, क्या तुम पूरी तरह पागल हो? तुमने मदद क्यों नहीं की? छिपे हुए राक्षस न दिखे, ये समझ सकता हूं, लेकिन तुमने कोई हेल्प क्यों नहीं की? तुम टैंक हो या क्या? चोमिन ने अपना पेट पकड़ा और जोर से हंसने लगा। युंग हन ने गुस्से से कहा, क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? बिना अपने पॉपुलर ब्रैग के तुम कुछ नहीं हो। तभी कमरा अंधेरा हो गया। युंग हन ने जोर से पूछा, अंधेरा कैसे हो गया? आग कहाँ गई? चोमिन ने हंसना बंद किया और बोला, क्या मजाक है? तुम सब लोग ही मजाक हो। इतने बेवकूफों की भीड़ देखकर हंसी कैसे ना आए? सिस्टम ने नोटिफाई किया, नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेट हो गई है।
जब भी डीमन से लड़ते हैं, लड़ाई की ताकत बढ़ जाती है। हो यो ने गंभीर एक्सप्रेशन से उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम डीमन हो। चोमिन ने चौड़ी और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार उस बेवकूफ को समझ में आ ही गया। बाकी टीम बहुत शॉक थी। सुनूक ने घबराकर कहा, नहीं, ये क्या बोल रहा है? क्या ये सच में डीमन है? चोमिन कैसे डीमन हो सकता है? तभी सब तरफ अंधेरा छा गया और पीछे से तेज चीखें आने लगी। हो यो ने मुड़कर देखा तो डार्क एनर्जी पूरी टीम को पकड़ रही थी। युन युन दर्द में थी और उसने हाथ बढ़ाया, मदद करो। बाकी मेंबर्स भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पास मत आओ। सिस्टम ने नोटिफाई किया, डीमॉन्स गेस गिरा है, मेंटल रेजिस्टेंस बहुत लो है, फियर का नेगेटिव स्टेटस लागू हो गया है। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। चोमिन जोर से हंसा और बोला, ये सब अपने ही इल्यूजन में डर से कांप रहे हैं। वो कुछ और कहने ही वाला था कि हो यो अचानक उसकी तरफ दौड़ा और हमला कर दिया। चोमिन ने उसका वार हाथ से रोका और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं डरते कि ये बंदा मर जाएगा? इस तरह तुम सिर्फ इसे ही मार दोगे। हो यो पीछे हटा और सोचा, इसका आर्मोर सीधा वार नहीं झेलेगा, कोई कमजोर जगह ढूंढनी होगी। जी मिन ने तलवार से हमला किया लेकिन चूक गया। उसने जोर से पूछा, अब भी लड़ोगे? सिस्टम ने अनाउंस किया, नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेट हो गई है, डीमन से लड़ाई में ताकत बढ़ी है। हो यो ने उसके पीछे जाकर गंभीर चेहरे से चाकू मारा। चोमिन ने मुड़कर चौड़ी हंसी के साथ देखा, वार उसकी आर्मों में नहीं घुसा। वो जोर से हंसा और चाकू से हमला कर दिया, तू बेवकूफ है, सारे इंसान दो चेहरे वाले हैं। अभी अभी कितना फ्रेंडली था और अब। वो बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि हो यो उसके पास से गुजरा और चेहरे पर चाकू घुसेड़ दिया। इस वार से चोमिन जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चीखने लगा। उसने सोचा, क्या मैं बस कट गया? क्या ये कोई आम इंसान है? उसने उस पर सिल्वर तलवार से हमला किया। हो यो ने गंभीर चेहरा बनाए कहा, अब बकवास बंद करो, मुझे अपने शिकार से बात करने में दिलचस्पी नहीं। उसने तलवार उसके सिर पर रखी। चोमिन ने डरे हुए चेहरे से सोचा, सब कुछ कहां से गलत हो गया। वो एक याद में खो गया जहां उसका ताकतवर भाई उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, क्या सोच रहे हो? क्या शरीर में दर्द है? चोमिन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान कहीं और था। उसके भाई ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं, डेंजरस रिफ से दूर रहो, छोड़ दो ये सब, मेरी गिल्ड में एनालिस्ट बन जाओ। चोमिन हंसा और सोचा, मैं हार मानने वालों में से नहीं। बाद में वो 3 लोगों से मिला जो सड़क पर थे। उन्होंने पूछा, तुम ताम मिन के बड़े भाई हो ना? सुना है तुमने एक और बॉस हराया है, बधाई हो। थोड़ी और मेहनत करो ताकि अपने भाई की बेइज्जती न हो। वैसे क्या तुम वाकई बड़े भाई हो? रिफ्ट्स में क्या कर रहे हो? भाई की बात मानो, नहीं तो मर जाओगे। कोल मिन ने सोचा कि वो बस ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिस पर उसका भाई गर्व कर सके। उसी समय एक राक्षस उसके सामने आया और चौड़े मुस्कान के साथ कहा कि वो उसकी मदद करेगा। कोएन बहुत हैरान हुआ जब उसने काली ऊर्जा देखी जो उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। वो उसके शरीर में समा गई और बोली कि वो बस देख सकता है। सिस्टम ने बताया कि राक्षस की नजर उस पर पड़ी है, मानसिक प्रतिरोध बहुत कम है, नकारात्मक स्थिति अधिकार सक्रिय हो गई है। कोई ने राक्षस की हरकतों का विरोध करने की कोशिश की और पार्टी के सदस्यों से कहा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जब राक्षसों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ रही थी, उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की कि ये राक्षस का जाल है। सिस्टम ने बताया कि मानसिक प्रतिरोध बहुत कम है और वो विरोध नहीं कर सका। कोल मिन ने सोचा कि सब उसकी वजह से खतरे में है। उसी वक्त हो येल ने उस पर अपने खंजर से हमला कर दिया। राक्षस ने तीव्र दर्द में चिल्लाते हुए कहा कि वो इस पागल को भी मार डालेगा। क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस शरीर का मालिक मर जाए? क्या वो सच में एक हत्यारा बनना चाहता है? हो यो ने सब कुछ समझ लिया और पूछा, क्या ये उसका अभिमान है?
राक्षस बहुत हैरान था क्योंकि सीएच मिन ने उसका विरोध किया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। हो यो गंभीर चेहरा बनाए दौड़ा और उसके सिर में खंजर घूम दिया। उसने मुड़ा और शांत स्वर में सीएच मिन को बुलाया और कहा कि ये भावना उस तक पहुंच सकी। कुछ समय बाद राक्षस का उस पर से नियंत्रण चला गया। वो होश में आया और जमीन पर पड़ा था। वो अचानक खड़ा हुआ, जोर से खांसा और फिर से उन्हें राक्षस के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। उसने अपने चेहरे को छुआ और सोचा कि उस पर अधिकार हुआ था। पार्टी के सदस्य उसके पास चिंता भरी नजरों से आए और पूछा कि क्या वो ठीक है। सीएच मिन ने अपने कांपते हाथों को देखा और सोचा कि वो जिंदा कैसे बच गया। उसे इतने ज्यादा घाव लगे थे। उसे हैरानी हुई जब हो येल ने कहा कि उन्होंने पहले ही बताया था, जब तक वो उनके साथ है डरने की जरूरत नहीं है। इंसानी नकारात्मक भावनाएं राक्षस की शक्ति बन जाती है, इसलिए उन्हें अपने अभिमान को नहीं भूलना चाहिए और डरना बंद करना चाहिए। उसने सोचा कि डेमन हंटर के हमले सिर्फ राक्षसों पर असर करते हैं। उसने ये तर्क नहीं भूला था, भले ही बहुत समय बीत गया हो। उसने इन्वेंट्री सिस्टम विंडो को देखा और सोचा कि यह राक्षस बेकार था क्योंकि उसने कोई आइटम नहीं गिराया। कुछ समय बाद छमन अपने फोन पर एक खबर दिखा रहा था जिसमें लिखा था, आज के नल स्टोरेज आरआई रिफ्ट पर हुए हमले के परिणाम। आज सब कुछ लगभग बुरी तरह खत्म हो गया था। पार्टी का एक सदस्य राक्षस के अधिकार में आ गया था। लग रहा था कि सब मर जाएंगे, लेकिन टीम में एक ताकतवर सदस्य था जिसने राक्षस को हरा दिया। तामिन ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, क्या वो उसे ये सब मानने को कह रहा है? कोलमिन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि भले ही वो गिल्ड लीडर है, किसी को सिर्फ एक पोस्ट की वजह से लेना ज्यादा है। कोलमिन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि वही था जिस पर राक्षस का अधिकार हुआ था। तामिन ने हैरानी में कॉफी गिरा दी। सिस्टम ने बताया कि वो लेवल 368, प्लेयर रैंक 11, क्लास बारबेरियन और गिल्ड लीडर जान है। उसने पूछा, क्या वो सच में उसके गिल्ड में एनालिस्ट बनने का फैसला कर रहा है? वो तो पहले इसके खिलाफ था। उस पर यकीन करना मुश्किल है। कोलमिन हंसा और पूछा, क्या उसे अपने भाई पर भी यकीन नहीं? उसे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा। तामिन थोड़े गुस्से में बोला, उसे व्यंग्य से काम नहीं लेना चाहिए। छमन हंसा और बोला, वो तो बस मजाक कर रहा था। तामिन ने पूछा, एनालिस्ट बनने वाली बात भी मजाक थी क्या? छमन ने कप रखा और कहा, ऐसा नहीं था। वो पूरी तरह गंभीर था। उसने बस अपनी सीमा समझी और एक ज्यादा उपयुक्त भूमिका पाई। वो बहुत समय से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब शायद वो अपनी अलग राह चलेगा। तामिन मुस्कराया और बोला, अब तो वो भी जानना चाहता है कि कौन सा इंसान उसे इतना बदल सका। राक्षस शिकार को छोड़ भी दे, तब भी उसकी मानसिक प्रतिरोध शक्ति बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसने हमला झेल लिया। और उसने जादू नहीं बल्कि खंजर का इस्तेमाल किया। अरकाना में हजारों क्लास है, लेकिन वो किसी का अनुमान नहीं लगा पा रहा। अजीब है कि वो इतने गुणों के साथ लो लेवल रिफ्ट में गया था। सीएच मिन ने कहा, उसे पता है ये स्टोरी मानना मुश्किल है। वो कुछ और कहने वाला था, लेकिन तामिन ने पूछा, क्या उसने कहा था कि वो उस पर यकीन नहीं करता? आखिर उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। बॉस के अटैक पैटर्न्स, गिल्ड मैनेजमेंट तरीके, नए प्लेयर की भर्ती, उसी की मदद से वो बना जो आज है। इसलिए उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया। वो उसका भाई है और जान का गर्वीला एनालिस्ट है। सीएच मिन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, शुक्रिया कहा और बोला, उसे शर्मिंदा मत करो। तामिन ने उसे एनालिस्ट कहकर हंसते हुए कहा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट देखो, क्या सोचते हो इसके बारे में? तुरंत बाद सीएच मिन ने डॉक्यूमेंट्स लिए और चुपचाप पढ़ने लगा। उसने हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या ये शर्तें उसी के लिए हैं? कुछ देर बाद यो ने देखा कि उसका लेवल 67 हो गया है। उसने कहा कि उसका लेवल एक ही बार में 12 पॉइंट बढ़ गया। रोमियो ने कहा, यह अब भी काफी नहीं है। हो यिल ने कहा,
एनएल पर भी इतना एक्सपी नहीं मिलता। ये इम्प शिकार की बात है। रोमियो शावर से बाहर आया और बोला, ऐसी छोटी बातों से उसे फर्क पड़ता है। हो यिल ने खुशी से कहा, उसे फर्क पड़ता है। अब पौंड कैसे बांटे जाए? वो थका हुआ है, इसलिए वो बेड में सोच लेगा। कुछ गड़बड़ है? रोमियो ने कहा, बहुत गड़बड़ है। उसने सफाई शुरू कर दी और बोला, साफ माहौल साफ दिमाग देता है। उसने नाराज चेहरा बनाकर कहा, कम से कम थोड़ी आराम तो कर लो। थोड़ी देर बाद रोमियो ने खाना पकाया और चखा। उसने खुशी से कहा, इसका स्वाद हेल्दी फूड जैसा है। हो यो बहुत थके हुए चेहरे से उसके पीछे चला और सोचा, ग्रैंडफ ऐसा ही था। आखिर वो एक एरिस्टोक्रेट था, शांत और संयमित जीवन जीने वाला। इसके कारण उसने एक बात समझी, लेवल और कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कैरेक्टर सेटिंग्स भी लागू होती है। आमतौर पर वो कस्टम खाना खाकर सो जाता, लेकिन इसकी वजह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। उसके पास कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं? ग्रे फेल सिर्फ एक चीज तक सीमित नहीं है। वो मैजिक में इतना टैलेंटेड है कि एक बार में कोई भी स्पेल दोहरा सकता है। वो बुद्धिमान भी है और उसके शारीरिक गुण भी अच्छे हैं। रोमियो ने शांत चेहरे और चाय के कप के साथ कहा, ये सब तो उसके लिए ट्राइफल्स है। हो यो ने दूसरी ओर देखा और सोचा, उसने सिर्फ अच्छी बातें ही लिखी। अगर एटीट्यूड सच में रियल लाइफ को प्रभावित करता है तो उसे इसे चेक करना पड़ेगा। उसने फोन उठाया और उसका ध्यान उस मैसेज पर गया जो सीएच मिन ने उसे लिखा था। हो यिल ने वो मैसेज पढ़ा और सोचा, उसने इतना लंबा मैसेज क्यों भेजा है? उसे पता ही नहीं वो क्या चाहता है, पर उसके पास समय नहीं था कि वो पता लगाए, इसलिए अभी के लिए वो मना कर देगा। अब उसे सबसे पहले चेक करना शुरू करना होगा। उसे सबसे पहले अपनी मैजिक की टैलेंट को टेस्ट करना है। उसने एक वीडियो होस्टिंग साइट खोली, वहां मैजिक के बारे में एक वीडियो देखा और सोचा कि उसे वही चाहिए था। उसी समय चू मिन और टी मिन ने फोन की स्क्रीन को हैरानी से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने लिखा था कि वो सोच रहा था कि उसे कोरिया की नंबर 1 गिल्ड जेन में रेकमेंड कर सकता है। उसे समझ है कि ये थोड़ा अचानक हो सकता है, लेकिन उसने उसके जीवन पर इतना पॉजिटिव असर डाला है कि उसे लगता है कि वो इस महान गिल्ड का हिस्सा बन सकता है। अगर उसके पास कोई कमेंट, जोर या सवाल है तो वो तुरंत लिख सकता है। जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था कि हियो योल ने सिर्फ एक शब्द लिखा, नहीं। चुलमन ने चिंता से पूछा, शायद उसे पहले ही किसी और गिल्ड से ऑफर मिल गया हो। टैमिन ने बहुत हैरानी से ऊंची आवाज में पूछा, किस दूसरी गिल्ड से? कोरिया की सबसे अच्छी गिल्ड उसे घर, गाड़ी, कोई भी इच्छा पूरी करने के पैसे और 9.5 से 0.5 तक का हिस्सा दे रही है। इससे ज्यादा कौन बेहतर ऑफर देगा? चुलमन ने कहा कि उसे नहीं पता। मैजिक टावर के सोल में प्रकट होने के बाद फॉरेन गिल्ड के ऑफिस खुलने लगे थे। तमिन ने गुस्से में ऊंची आवाज में पूछा, कौन उसकी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर सकता है? सीएच मिन ने सोचा और कहा, अगर फॉरेन गिल्ड्स को छोड़ भी दे तो सोल में पहले से ही सबसे अच्छी गिल्ड्स है, शायद उन्हीं में से किसी ने किया हो। तमिन बहुत गुस्सा हो गया और ऊंची आवाज में कहा, यह असंभव है कि कोई लोकल गिल्ड इससे बेहतर शर्तें दे सके। वो तो अपनी गिल्ड के हाई लेवल प्लेयर्स को भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। उसने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और कहा कि वो हार नहीं मानेगा। उसे जाकर बताना ही होगा कि वो कैसा दिखता है। सीएच मिन इस बात से परेशान हुआ और पूछा, ये जानने की जरूरत क्यों है? तमिन ने गंभीर चेहरा बनाकर ऊंची आवाज में कहा, वो खुद जाएगा और उसे लेकर आएगा। उसे सब कुछ बताना होगा। जीआई मिन इस सवाल से उलझ गया और उलझे हुए चेहरे से कहा, वो बुद्धिमान जैसा दिखता है। तमिन इस डिस्क्रिप्शन से हैरान हुआ और ऊंची आवाज में कहा, तुम तो फैंटेसी वाले जानवरों को भी इससे बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हो। शुल्मन ने उसके कहे पर सोचा, एक आइडिया आया और कहा, वो एक फैंटेसी के एरिस्टोक्रेट जैसा दिखता है, बहुत अजीब एरिस्टोक्रेट। उसी समय रोमियो एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैजिक के यूज को दिखाया जा रहा था
और वो सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख रहा था। हो यो ने जो हो रहा था उसे हैरानी से देखा और सोचा कि उसने मैजिक के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं। अगर तुम्हारे पास मना है तो कोई भी स्पेल यूज किया जा सकता है। उसे ग्रैंडफल से कुछ और उम्मीद नहीं थी। वो अपने डार्क पास्ट की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका कैरेक्टर हाई स्कूल का सिंबल है। वो हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन जीनियस है। उसने खुशी से रोमियो के सिर पर हाथ फेरा और रोमियो ने कहा, यह बहुत रूड है। होयो ने सिस्टम विंडो पर क्लिक किया और सोचा, चेक पूरा हो गया। अब वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसे नहीं पता कि वो कितनी दूर जा सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज खुली है। वो स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी में 2-2 पॉइंट्स देगा और मना में 7 पॉइंट्स, क्योंकि वो बहुत लो है। फिर उसे याद आया कि रोमियो ने डीमन हंटर बनने का रास्ता चुना था, अपने पूरे परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए। होयो ने सोचा, उसे ये क्यों याद आया? कितनी बदकिस्मती थी। हालांकि उसने ऐसी बैक स्टोरी खुद बनाई थी। इसके बाद उसने लक पैरामीटर में एक पॉइंट डाला। रोमियो जो बेड पर लेटा था, सिस्टम विंडो को देख रहा था जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और होयो ने सोचा, ये ग्रैंडल की भलाई के लिए है। उसे बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसा लग रहा था कि उसने लक सिर्फ 1 से 2 किया, लेकिन असल में उसने इसे डबल कर दिया। क्या पता कल सड़क पर एक कौन ही मिल जाए। अगली सुबह रोमियो और होयो ने मिरर में एक दूसरे को देखा और होयो को कुछ देखकर बहुत हैरानी हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने सोचा, ये तो सिंपल कौन से भी बेहतर है। सिस्टम विंडो में उसे एक क्लास क्वेस्ट मिला। लिखा था, प्रेल्यूड टू काउंटर अटैक। होयो ने सोचा, क्या ये उन क्लास क्वेस्ट्स में से एक है जिनके बारे में वो सोच रहा था? अर्काना के रियल वर्ल्ड में आने के बाद क्वेस्ट्स बहुत रेयर हो गए हैं। इसका कारण सिंपल है, उनके पास ज्यादा एनपीसीज नहीं हैं जो क्वेस्ट्स दे सकें। एक रेगुलर क्वेस्ट भी मिलना मुश्किल है, और यहां तो सीधा क्लास क्वेस्ट। डीमन हंटर क्लास के सिंपल क्वेस्ट्स बहुत अजीब थे। उसने साइट पर सही सेक्शन ढूंढा और सोचा, उसे पता था। आर्टिकल में लिखा था कि फर्स्ट रैंक पैल्डिन गाइवर को क्लास क्वेस्ट मिला था। क्लास क्वेस्ट एक ऐसा क्वेस्ट होता है जो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही प्लेयर को मिलता है। सिर्फ यही बात उसे सभी न्यूज में डालने के लिए काफी है। ये क्वेस्ट्स इतने शानदार होते हैं कि कोई भी प्लेयर इससे सबसे अच्छा बन सकता है। अगर ठीक से सोचें तो लेवल 67 वाले प्लेयर को क्लास क्वेस्ट मिलने का कोई चांस नहीं है। रोमियो ने कंप्यूटर मॉनिटर को देखा और कहा, जैसा सोचा था, डीमन हंटर्स में अब उसके अलावा कोई नहीं बचा। होयो ने सोचा, बात तो सही है, एक्शन, ये डीमन हंटर्स की बेस है। सुनने में कूल लगता है, लेकिन हकीकत बहुत शॉकिंग हो सकती है। उसे वो पास्ट याद आया जब वो डीमन हंटर बेस पर पहुंचा था। वहां एनपीसी इंस्ट्रक्टर ने सोल्जर्स से कहा, एक्शन में आपका स्वागत है। एक्सेप्टेंस सेरेमनी ऊपर होगी, वहां चढ़कर आओ। सिस्टम ने बताया, क्लिफ चढ़ना होगा। बाकी की दूरी 0 मीटर बची है 1000 में से। होयो ने क्लिफ को हैरानी से देखा और सोचा, क्या मैं पागल हो गया हूं? डीमन हंटर क्वेस्ट्स बेकार कामों की रेपिटेशन है। इंस्ट्रक्टर सबसे पहले चढ़ा और जोर से पूछा, क्या तुम लोग इससे तेज नहीं हो सकते? जब सब ऊपर पहुंचे और एक पुरानी बिल्डिंग में गए तो उसने एक टूटा हुआ कमरा दिखाया और कहा, अभी के लिए यही रहो। होयो ने सोचा, कंडीशन तो बहुत बेकार है। सारे स्टूडेंट्स थक चुके थे सिवाय रोमियो के, और इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब खाना खाने का समय है। डाइनिंग हॉल वही है जहां से तुम आए थे। सिस्टम ने अनाउंस किया, कैफेटेरिया तक जाना है। बाकी की दूरी 522 मीटर है 1000 में से। इंस्ट्रक्टर पहले नीचे गया और जोर से इन न्यूबीज से कहा, अगर ये सहन नहीं कर सकते तो यहां से चले जाओ। होयेल ने सोचा, ये सारे एनपीसीज हर समय प्लेयर्स पर चिल्लाते रहते हैं। कोई भी इंसान इससे हार मान ले। इसके बाद रोमियो उसकी तरफ मुड़ा और कहा, डीमंस इंसान के मन में घुसते हैं, इसलिए उसे ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जो उसे अंदर से मजबूत बनाए। होयो ने सोचा, ये 8th ग्रेड सिंड्रोम और बिगड़ता जा रहा है।
उसने सिस्टम विंडो पर क्लिक किया और सोचा, वो सब पास था। अब पहले ये देखना होगा कि क्वेस्ट का मकसद क्या है। वो सिस्टम विंडो में जो देख रहा था उससे बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। एंटी अर्काना यूनाइटेड कोरियन ब्रांच, अर्काना के रियल वर्ल्ड में आने के बाद जो केओस और डैमेज हुआ, उससे निपटने के लिए फॉर्मर गेम डेवलपर्स ने एक एसोसिएशन बनाई। ये हर अपडेट पर नजर रखते हैं जो रियल वर्ल्ड में असर डालते हैं, प्लेयर्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें ओवरटाइम करना पड़ता है। उसी कंपनी की बिल्डिंग में एक वर्कर ने पूछा, सनबे, तुम्हें नहीं लगता कि इस हफ्ते अपडेट आएगा? अभी तो 8 ही बजे हैं, शायद नहीं आएगा। कोलन ने कहा कि वे लोग बस उम्मीद ही कर सकते थे। एक लड़के ने कहा कि ये रेमंड बहुत ही डरावना है। क्या ये अकेला ही वेबसाइट और गेम का सारा कंटेंट अपडेट कर रहा है? कोलमैन ने कहा कि उसे चुप रहना चाहिए और पेज पर रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए। लड़का बोला कि वो तो बस ये सोच रहा था कि ये सब मुमकिन कैसे है। जैसे ही वेबसाइट पर अपडेट आता है, वैसे ही असलियत भी बदल जाती है। कोलन ने एकदम चौंकते हुए बदलाव को नोटिस किया और जोर से कहा कि अपडेट हो गया है। उसने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा और परेशान होकर बोला कि ये सच में हुआ है। सीएमआईएन बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसने बाकियों को इसके बारे में चेतावनी दी, जिससे पूरे ऑफिस में अफरातफरी मच गई। सभी इधर उधर दौड़ने लगे और एक ने जोर से कहा कि अपने फोन बंद कर दो, रिपोर्टर कॉल करेंगे। वो क्या कर रहा है? उसे फोन बंद करना चाहिए। वेबसाइट पर लिखा था कि एक नया डीमन आ गया है, एक नया रिफ्ट, ग्राफिक परिवार का किला, काउंट परिवार का इलाका, काउंट परिवार की जमीनों के आसपास, नए मॉन्स्टर्स, लेवल 230 ब्लडी बैंडेट, लेवल्स 220 से 250 तक ब्लडी बीस्ट्स, लेवल 300 काउंट टस्करा का सोल्जर, लेवल 350 काउंट का नाइट, लेवल 390 काउंट का सर्वेंट, एक नया नाम वाला मॉन्स्टर, लेवल 430 काउंट टस्करा। लड़का ये देखकर हैरान रह गया और जोर से बोला कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी इस समय लेवल 4 और 3 पर है। ये कैसा टूटे हुए सिस्टम वाला अपडेट है? एक रैंकर टीम भी इससे नहीं निपट सकती। कोलमैन ने कहा कि ये तो और भी बुरा है, एक गिल्ड या पूरी एसोसिएशन भी नहीं निपट सकती। लड़के ने पूछा कि मैजिक टावर का क्या? वो कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन कोलमैन ने कह दिया कि जब तक टावर खुद खतरे में नहीं आएगा, वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो अभी मदद नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है। ये तो इंसानियत को मरने के लिए छोड़ना है। सब खत्म हो गया। लड़के ने परेशान होकर जोर से कहा कि उसे इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वे लोग रिफ्ट से नहीं निपट पाए, तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी। क्या इंसानी जिंदगी उस रेमंड नाम के पागल के लिए कोई मजाक है? कोलमैन ने परेशान होकर सोचा कि पहले के अपडेट्स फिर भी मैनेज हो जाते थे, लेकिन ये तो संतुलन ही बिगाड़ रहा है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। अब सिर्फ एक चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। उसी समय सिस्टम विंडो ने बताया कि क्लास क्वेस्ट, काउंटर अटैक प्रेल्यूड, डियर लास्ट डीमन हंटर, अब दुश्मनों पर पलटवार करने का समय है। स्टार्टिंग कंडीशन, डीमन को हराना पूरा हो चुका है। रिपीटेबल क्वेस्ट, वीकन बॉडी ट्रेनिंग चल रही है। रोमियो एक बेंच पर बैठा था। उसका पूरा शरीर थकान से कांप रहा था और वो एक मग से ड्रिंक पीने की कोशिश कर रहा था। उसके पास ही हुए बैठा था, नाराज सा, और सोच रहा था कि ये क्वेस्ट्स भी एंशन की तरह अजीब है। सिस्टम विंडो में लिखा था, वीकन बॉडी ट्रेनिंग, आज का गोल 20 किलोमीटर दौड़ो, 500 पुलअप्स करो, 300 बर्पीज करो। 1000 पुशअप्स करने थे, लेकिन 0 हुए। होने सोचा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। क्या यह सच में संभव है कि पहली बार में ही इतना भारी काम दे दिया जाए? दुकान वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो बैग लेगा? रोमियो ने कांपते हाथों से काट दिया और विनम्रता से मना कर दिया। कुछ देर बाद घर पर उसने आलस में एक सैंडविच बनाया और खाने लगा। वो एक कोने में बैठा था और सोच रहा था कि ये तो ठीक से सैंडविच भी नहीं बना सकता। रोमियो ने कहा
कि कभी कभी अपना लुक बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हो ने सिस्टम विंडो की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जिसमें सारे काम पूरे हो चुके थे, और सोचा कि ये पूरा करने की फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। अगर ग्रैंडफेल का घमंड न होता तो कब का छोड़ चुका होता। वो सोने चला गया और सोचा कि ये बेवकूफ क्वेस्ट आखिरकार खत्म हुआ। अब वो चैन की नींद सोएगा। अगला क्वेस्ट कब आएगा, इसका इंतजार नहीं कर सकता। कुछ समय बाद रोमियो ने फिर से वही एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। हो बहुत नाराज हुआ और सिस्टम विंडो की तरफ देखकर सोचा, क्या ये लोग पागल हैं जो ये रिपीट क्वेस्ट बना रहे हैं? एक हफ्ता हो चुका था। जैसे ही एक क्वेस्ट खत्म होती, दूसरी आ जाती। फिर एक सिस्टम विंडो आई जिसमें लिखा था कि उसने हफ्ते का गोल पूरा कर लिया है। होने सोचा, क्या ये मजाक है? वो दो बूढ़ी औरतों के पास बेंच पर बैठा और सोचा। उसने फिर से कर दिखाया। ये सब सिर्फ ग्रैंडफेल के कैरेक्टर की वजह से मुमकिन है। अब और कितनी बार करना होगा ताकि कोई इनाम मिले? अब उसके पास एक पतला और मजबूत शरीर है। सिस्टम ने बताया कि उसने शर्तें पूरी कर दी है। इनाम मिला, स्ट्रेंथ और एजिलिटी के 2-2 पॉइंट्स। हो येल ने बहुत चौंक कर देखा और सोचा, क्या उसे स्टैट पॉइंट्स मिले जो गायब नहीं होंगे? स्टैट बढ़ाने वाले आइटम्स बहुत महंगे होते हैं। एक पॉइंट के लिए भी लाखों खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उसे तो बिना लेवल बढ़ाए 4 पॉइंट्स मिल गए। ये कमाल है। अगर ये रिपीटेबल क्वेस्ट है तो क्या बार बार मिलेगा? इन खतरनाक कंडीशंस के बाद ये इनाम पूरी तरह जस्टिफाइड है। रोमियो ने शांति से कहा कि वो तो इसे दिन में 10 बार भी कर सकता है। रेडियो पर होस्ट ने कहा कि वो अब अगली खबर पर जा रहा है। अरकाना का नया अपडेट जो इस गुरुवार आया है, चर्चा का सबसे गर्म टॉपिक बन गया है। ज्यादातर गिल्ड्स ने कहा है कि वो रिफ्ट रेड में हिस्सा नहीं लेंगे। एक नया रिफ्ट काउंट के परिवार की जमीन में आ गया है। एक नया नाम वाला मॉन्स्टर काउंट स्कोरा, जो कि एक डीमन और वैम्पायर है, लेवल 430 का। ये अब तक का सबसे हाई लेवल मॉन्स्टर है। कोरियन ब्रांच ऑफ ने अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया है। होवाई बहुत चौंक गया और सोचा, ये मॉन्स्टर लेवल 430 है? इसे मारना मुमकिन कैसे है? इसके बाद न्यूज चैनलों के होस्ट ने कहा कि अपडेट में लेवल 430 का बॉस आ गया है। ये इतिहास की सबसे मुश्किल रेड होगी। रिपोर्टर ने बताया कि काउंट असुर एक डीमन और वैम्पायर है। बड़ी बड़ी गिल्ड्स ने कहा है कि वो आने वाले रेड में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। हो यो ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चिंतित होकर देखा और सोचा, डीमन से लड़ना प्लेयर्स के लिए सबसे कठिन होता है। चाहे वो कितना भी ताकतवर बन जाए, उसे लड़ाई के दौरान आने वाले नेगेटिव इफेक्ट से जूझना पड़ेगा। बहुत लोग कह चुके हैं कि डीमन को हराने के लिए कम से कम 10 गुना लेवल का अंतर होना चाहिए। काउंट एस्क्यूरा ऐसा मॉन्स्टर था जिससे लड़ने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अगर वो नया क्लास क्वेस्ट ना आया होता। सिस्टम विंडो ने कहा, वैम्पायर हंटिंग क्वेस्ट इन प्रोग्रेस। उसने सोचा, क्या ये वही एक वैम्पायर है? क्या सिस्टम उसे हराने को कह रहा है? वो बहुत डर गया। ऐसा दुश्मन जिससे वो जीत ही नहीं सकता, उससे डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन ये तो उसके मन के विचार थे। उसका दिल अब भी स्टेडी धड़क रहा था। अगर ये शरीर उसका नहीं है, तो क्या ग्रैंडफेल कुछ महसूस कर रहा है? रोमियो ने गंभीरता से कहा कि ये घटिया मॉन्स्टर्स उसका कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इन्हें कड़ी सजा देनी होगी। हो यो ने नाराज होकर सोचा। उसे पता था, वो इन्हें मारना चाहता है। कुछ समय बाद वो इंटरनेट पर कुछ खोज रहा था और सोच रहा था कि सर्च रिजल्ट्स के हिसाब से काउंट ऑफ्यूरो रशिया में था। फिर उसे मैजिक टावर जाना था, क्योंकि टावर के अंदर एक पोर्टल था। ये एक लार्ज स्केल मैजिक था जो यूजर को कहीं भी ट्रैवल करने देता है। इसी वजह से फॉरेन गिल्ड्स ने यहां ब्रांचेस खोली है। उसने देखा कि बस से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और सोचा कि टैक्सी लेना बेटर होगा। तभी उसका ध्यान रोमियो की तरफ गया जो तैयार हो गया था, और बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। वो सरप्राइज हो गया और सोचा, वेट, क्या वो ऐसे ही जाने वाला है? रोमियो दरवाजे के सामने रुक गया और बोला
कि वो कुछ भूल गया था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, कम से कम एक डाउन जैकेट तो पहन लूं। रोमियो ने अपनी पॉकेट में बहुत सारे टी बैग्स डाले और बोला कि चाय पीने को लाइटली नहीं लेना चाहिए। होइल को इस बात पर शर्म आई और सोचा कि ये क्रेजी इंसान डाउन जैकेट तो पहने। कुछ देर बाद मैजिक टावर के पास रिपोर्टर्स का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा कि उसे यहां छोड़ दो, उनके पास टाइम नहीं है, शायद उसे ट्रक में वापस भेजना चाहिए। उनमें से एक ने चारों तरफ देखा और सरप्राइज हो गया। उसने कहा, कितने सारे रिपोर्टर्स हैं, क्या तुम्हें लगता है जय सच में आएगा? एक आदमी जो इक्विपमेंट ले जा रहा था बोला कि शायद वो आएंगे। रशिया में नए रिफ्ट्स आए हैं और मैजिक टावर उनके सामने ही है। फिर प्लेन से जाने का क्या मतलब? एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ये रैंकर्स हैं, क्या ये पोर्टल मैजिक का यूज नहीं कर सकते? दूसरे आदमी ने काम एक्सप्रेशन के साथ बोला कि सिर्फ कुछ रैंकर्स ही ये कर सकते हैं और वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा मना लगता है। वो बहुत सरप्राइज हो गया जब उसने अपने सामने किसी को देखा। उसने देखा कि कई प्लेयर्स मैजिक टावर की तरफ जा रहे हैं। आदमी उनकी तरफ भागा और जोर से बोला, वो आ गए हैं, ये जेन है, जल्दी चलो उनके पास। कई रिपोर्टर्स भाग कर आए और टैम मैन को घेर लिया। उन्होंने जोर से पूछा, क्या वो नए रिफ्ट को रेड करने जा रहे हैं? क्या वो दूसरी गिल्ड्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे? उन्होंने सबसे पहले जाने का फैसला क्यों लिया? एक रिपोर्टर भीड़ के बीच से किसी तरह गुजरा और गिल्ड मास्टर को पुकारा। उसने कहा, मैं ली युंगू हूं, एनबीएस का ट्रेनी रिपोर्टर। क्या जेन ने ऑलरेडी काउंट असर को हराने का तरीका ढूंढ लिया है? सीएच मिन भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी टैम मैन हंस पड़ा। उसने आसपास के लोगों की तरफ देखा और स्माइल के साथ बोला, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता उसे कैसे हराना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम रिफ्ट्स में फुली प्रिपेयर्ड होकर गए हों? सीएच मिन को उसकी बात से शर्म आई और उसने गिल्ड मास्टर को पुकारा। टैम ने उसे इग्नोर किया और पूछा, क्या तुम्हें पता है हम सबसे पहले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं। हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाले। सब कहते हैं कि वो दुनिया को बचाना चाहते हैं। अगर वाकई में वो सीरियस है तो उन्हें रिफ्ट को चैलेंज करना चाहिए, ना कि दूर से देखना चाहिए। एक रिपोर्टर ने साइड में देखा और जोर से बोला, शाइनिंग गिल्ड भी यहां है, जल्दी से अपना इक्विपमेंट लो और उनके पास जाओ। रिपोर्टर्स ने जोर जोर से गिल्ड मेंबर्स को पुकारा और कैमरा की तरफ देखने को बोला। रॉक्स, प्लेयर रैंक 2, लेवल 392, द शाइनिंग गिल्ड का लीडर आगे चल रहा था एक स्लाई स्माइल के साथ। रिपोर्टर्स उसे जोर जोर से पुकार रहे थे और उसके सामने चल रहा आदमी बोला, हमें यहां से चल कर जाना पड़ेगा, भीड़ की वजह से। गिल्ड का आदमी साइड में देखता है और पूछता है, क्या ये जेन गिल्ड है? उनका लीडर हमेशा की तरह रूड है। रॉक ने स्माइल के साथ कहा, वो सिर्फ टेंशन में है। सब बड़ी गिल्ड्स कोरिया आ गई है मैजिक टावर की वजह से और उनका पोजीशन नीचे जा रहा है। शायद वो इस रेड पर बड़ी बेट लगा रहे हैं। चुलमन ने टैम मैन का ध्यान खींचते हुए बोला, टेंशन मत लो, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे और केयरफुली ट्राई करना चाहिए। उसने काइंड स्माइल के साथ बोला, तुम हमेशा भरोसे करने लायक हो। वैसे हो यिल का क्या? उसने बोला था कि वो बाद में कांटेक्ट करेगा। चूल मिन ने कहा कि वो कंडीशंस चेंज करने वाला था और कॉल करेगा, लेकिन तभी एक अपडेट मैसेज आया। तमिन बोला कि उसने कहा था वो स्ट्रांग है। क्या तुम्हें लगता है वो इस रिफ्ट में जाएगा? या अगर वो मैजिक टावर में मिल गया तो? उस वक्त रोमियो बस में था और कामली एक वीडियो देख रहा था मैजिक के बारे में अपने फोन पर। होयो ने सोचा, ये 100वां वीडियो है मैजिक के ऊपर। अब उसे पूरा प्रोसेस समझ आ गया था। मैजिक 3 स्टेजेस में एक्टिवेट होता है, रिसर्च, मना को इंटरफियर करना और फिर मैनिफेस्ट करना। रोमियो ने हाथ उठाया और एक फ्लेम क्रिएट की अपने हाथ में, जो उसके पास बैठे आदमी को बहुत सरप्राइज कर गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और जोर से बोला,
बस में स्पेल का यूज मना है, ये डेंजरस है। होयेल कंफ्यूज्ड हो गया और सोचा, मुझे नहीं लगा था ये काम करेगा। उसने माफी मांगने की कोशिश की और रोमियो ने बोला कि मुझे फ्लेम पर फुल कंट्रोल है, लेकिन अगर पैसेंजर्स डर गए तो मैं रोक दूंगा। होयेल उसके जवाब से नाराज था और सोचा, ये कूल बनने की एक्टिंग बंद करे। उसने सिस्टम विंडो देखी और सोचा, उसने वीडियो से नए स्किल्स सीखे हैं, थोड़ा एक्साइटिंग है देखना कि ये कैसे होंगे, लेकिन ये काफी यूजफुल भी है। उसने अपना स्किल्स वाला सिस्टम विंडो खोला। वहां लिखा था नेचुरल एनिमी, सिल्वर मास्टरी, मार्क्समैनशिप मास्टरी, साइमल्टेनियस शूटिंग और एक्सर्सिज्म। होयो सरप्राइज हो गया और सोचा, क्या उसके पास कोई मैजिक स्किल नहीं है? यूजुअली तो स्टडी करते ही वो स्टैट्स विंडो में आ जाता है। शायद ये कोई बग है। कुछ देर बाद वो मैजिक टावर पहुंचा और मेन हॉल में एंटर किया, जहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। होयो आसपास देखता है और सोचता है, बाहर का लुक और अंदर काफी अलग है। वो मैजिक पैसेज के सामने रुक गया और सोचा, ये पोर्टल लगता है। रोमियो ने उसे सरप्राइज लुक के साथ देखा और सोचा, मुझे पोर्टल मैजिक समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये फायर मैजिक से भी इजी लग रहा है। तभी एक आदमी जो इक्विपमेंट ले जा रहा था, उसे एक्सीडेंटली धक्का दे गया। वो जोर से बोला, जे एंड गिल्ड यहां आ जाए, एनालिस्ट्स मीटिंग स्टार्ट करेंगे। वो पोर्टल की तरफ मुड़कर माफी मांगने वाला था, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने पूछा, क्या उसने किसी को पोर्टल में धक्का दे दिया? तमिन इससे बहुत नाराज हो गया और बोला, ध्यान से चलो, तुम लोग हमारी रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो। शायद हमें तुम्हें फायर कर देना चाहिए। सीएच मैन भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था और सोचा, ये लड़का हुईल जैसा लगता है। तमिन उसकी तरफ मुड़कर बोला, ब्रीफिंग स्टार्ट करो। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया और बोला, जैसे कि आप सब जानते हैं, नए रिफ्ट्स रशिया में हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। आउटर सर्कल, काउंट के एरिया के आउटर पार्ट्स में रिफ्ट्स हैं, जिनमें कई अलग अलग टाइप्स हैं। इनर सर्कल, काउंट की टेरिटरी में 30 एंट्रांसेस है। और लास्ट सेंट्रल सर्कल, काउंट के फोर्ट्रेस का एरिया। ये काउंट स्कुरा का घर है। करंट और पास्ट रिफ्ट्स का एनालिसिस देखकर लगता है कि अगर रिफ्ट का ब्रेक थ्रू हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि काउंटर का फोर्ट्रेस इस दुनिया में दिखाई देगा। उसके साथ ही कई रिपोर्टर्स पोर्टल के पार चले गए और उनमें से एक ने कहा कि वो रशिया में नए रिफ्ट के पास था। ये जगह पहले से ही रिपोर्टर्स और प्लेयर्स से भरी हुई थी। एक लड़का जिसका निकनेम क्वापा था, अपने फोन पर खुद को शूट कर रहा था और कह रहा था कि वो अभी रशिया में नए रिफ्ट के पास है। जैसा कि लोग देख सकते हैं, यहां बहुत सारे रिफ्ट्स हैं और यहां बहुत ठंड भी है। वैसे भी वो उन्हें मजेदार कंटेंट दिखाएगा, तो वो लोग उस रिफ्ट को देखें जो उसके ठीक पीछे है। तभी उसने रोमियो को देखा जो वहां से गुजर रहा था। उसने उसे रोका और जोर से कहा कि उसे तहजीब से पेश आना चाहिए। वो कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन रुक गया क्योंकि रोमियो ने गंभीर आवाज में कहा कि उसे हट जाना चाहिए। उसने डरावने एक्सप्रेशन के साथ कहा कि उसे तब तक हट जाना चाहिए जब तक कि उसमें सब्र बाकी है। इसके बाद वो नाराजी से चलता रहा और येल ने माफी मांगने की कोशिश की और सोचा कि शायद वो सिर्फ ठंड की वजह से ऐसा था। वो रिफ्ट के सामने रुका और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द टेरिटरीज है। सूटेबल लेवल 240 से 270 के बीच है और डिस्ट्रक्शन का डिग्री 99.7% है। उसने सोचा कि आखिरकार वो पहुंच गया। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द टेरिटरीज का रिफ्ट था। उसे उम्मीद थी कि अब से थोड़ी गर्मी मिलेगी। उसी समय लाल बालों वाली लड़की जो रिफ्ट में थी, उसने एक ही वार में मॉन्स्टर का सिर काट दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि कोई उसे बुला रहा था और जोर से कहा कि उसे उसका इंतजार करना चाहिए। एक लड़की जो सर्दियों के कपड़े पहने थी, उसकी ओर दौड़ते हुए आई और जोर से कहा कि उसे समझ में आ गया है कि उसका लेवल 300 से ऊपर है, लेकिन उसे इतना तेज नहीं भागना चाहिए। जो लड़का उसके साथ चल रहा था,
उसने कहा कि उसे लगा वो तो बस मौत को ढूंढ रही है। लड़की ने जोर से कहा कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उसे फॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि लाल बालों वाली लड़की ल्योनी बलूची है, लेवल 348, प्लेयर रैंक टॉप 100, गिल्ड लीडर, बर्सर क्लास। उसने बहुत ही नाराज एक्सप्रेशन के साथ उस लड़के की ओर देखा और रूखे अंदाज में पूछा कि उसने क्या कहा। इस बदतमीज को उसे तंग करना बंद करना चाहिए। उसी समय हो येल रिफ्ट में दाखिल हुआ और सोचा कि ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द टेरिटरीज है, यहां और भी ज्यादा ठंड थी। रोमियो ने शांति से कहा कि ये हंटिंग के लिए अच्छा समय है। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने एक गुर्राहट सुनी, पीछे मुड़ा और देखा कि ब्लड वुल्व्स आ रहे थे, लेवल 230 के। होयो ने सोचा कि उसका लेवल तो बस 67 है, लेकिन वो जीत सकता है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेट हो गई है। रोमियो ने इन मॉन्स्टर्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि साफ है कि काउंट के डॉग्स उसे वेलकम करने आए हैं। उन्होंने गलत मालिक चुना है। उसने अपने इन्वेंट्री से एक डैगर निकाली और कहा कि वो बहुत दयालु है, इसलिए इन नासमझ प्राणियों को शिकार बनने का डर महसूस करने में मदद करेगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वैम्पायर हंट शुरू हो चुका है। उसी समय एक ग्रुप ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया और उनके शरीरों की जांच कर रहे थे। ल्योनी ने बहुत गुस्से में एक ब्लड वुल्फ को लात मारी और जोर से गाली दी। वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए गाली देती रही। एक लड़के ने नाराजी से लीडर से कहा कि उसे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ यूजुअल जैसा ही हो रहा है। ल्योनी थोड़ा शांत हुई, गहरी सांस ली और जमीन पर पड़े मॉन्स्टर को देखती रही। वो लड़का भी नीचे देख रहा था और बोला कि उन्होंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं हो रहे। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा एक रुमाल से साफ किया और कहा कि इतने ज्यादा भी नहीं थे। जो बात ध्यान खींच रही थी वो ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इन क्रीचर्स को डर का कोई एहसास ही नहीं था। गिल्ड मेंबर्स ने हैरान एक्सप्रेशन से उसे देखा और लड़के ने पूछा कि वो क्या कह रही है। एक और गिल्ड मेंबर जो उसके पास खड़ा था, उसने कहा कि उसे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ल्योनी ने गंभीर एक्सप्रेशन से कहा कि ये सब कुछ अननेचुरल लग रहा था। क्या उन्होंने कभी इनकी कराहने या दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनी है? ये सुनकर गिल्ड मेंबर्स बहुत ज्यादा चौंक गए और सोच में पड़ गए। उसी वक्त उन्होंने एक मॉन्स्टर की दर्द भरी चीख सुनी और उस आवाज की ओर मुड़े। गिल्ड मेंबर ने हैरानी से कहा कि ये कोई आम चीख नहीं थी, ये डर से भरी हुई थी। ऐसा उनके अटैक के बाद पहली बार हुआ था। आखिर वहां क्या हुआ? ल्योनी तुरंत उस आवाज की दिशा में दौड़ी और जोर से कहा कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। सबको उसके पीछे दौड़ना चाहिए। गिल्ड मेंबर्स इस वजह से कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर भी उसके पीछे दौड़ पड़े। उसी समय रोमियो ने शांत एक्सप्रेशन के साथ अपने बो का निशाना साधा और सोचा कि उसे एरो के टिप में मना महसूस हो रहा है। एरो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो मना को रिसर्च, इंटरफियर और मैनिफेस्ट कर सकता था। उसने अपना बो चलाया और एरो को स्ट्रॉन्ग फायर मैजिक से भर दिया। उसने तुरंत फिर से निशाना लगाया और बो चलाने की तैयारी करने लगा। ल्योनी वहां पहुंची जहां वो लड़ रहा था और बैटलफील्ड को देखकर हैरान हो गई। उसके गिल्ड मेंबर्स अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने देखा कि बहुत सारे मॉन्स्टर जल रहे थे और पूछा कि यहां क्या हुआ। रोमियो उन वुल्व्स के बीच में बैठा था जिन्हें उसने मारा था और शांत एक्सप्रेशन के साथ अपनी चाय पी रहा था। एक गिल्ड मेंबर जलते हुए मॉन्स्टर के शरीर के पास गया और उसे देखने लगा और पूछा, क्या ये मैजिक स्किल फायर एरो है? ल्योनी ने हैरान एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ये बेवकूफ कौन है? रेड पर सूट और शूज पहनकर आया है और आग के बीच में चाय पी रहा है। लड़के ने हाथ उठाकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, शायद ये स्ट्रीमर है, उनमें से जो रिफ से ब्रॉडकास्ट करते हैं। एक और गिल्ड मेंबर ने कहा कि ये मुमकिन लग रहा है, शायद ये किसी गिल्ड के पीछे आया होगा और पीछे छूट गया। ल्योनी उसके पास आई और जोर से कहा कि यहां खतरनाक है
और सिविलियंस का यहां कोई काम नहीं। रोमियो ने शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से अपनी मग से चाय पीने लगा। गिल्ड मेंबर्स फिर से हंसने लगे इस वजह से, और लियोनी गुस्से में आ गई और सोची, क्या उसने मुझे इग्नोर कर दिया? उसने जोर से चिल्लाकर और रूखे अंदाज में उस फ्रीक से कहा कि अगर उससे बात की जा रही है तो उसे। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उसके गिल्ड मेंबर्स को कुछ दिखा। उनमें से एक ने जोर से लीडर से कहा कि उसे केयरफुल रहना चाहिए। इसके ठीक बाद लियोनी ने साइड में देखा और रोमियो ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उधर देखा। गिल्ड मेंबर्स ने फाइटिंग स्टांस ले लिए और उनमें से एक ने जोर से कहा, एनिमीज है। उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जोर से कहा कि ये बहुत ज्यादा है। ये सब आए कहां से? लेवल 230 के ब्लडी बैंडिट्स चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ने लगे। लियोनी ने अपना हथियार निकाला, मॉन्स्टर्स की ओर दौड़ी और जोर से कहा कि सभी को पोजीशन लेनी चाहिए। सारे गिल्ड मेंबर्स ने उसकी बात मानी और भीड़ जैसे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई में उतर गए। उनमें से एक ने मुड़कर जोर से कहा कि अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।